हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। यार, आपके पास मंडे को वीडियो नहीं आ पाई, बहुत बहुत सॉरी बोलूँगा दोबारा से। आप बोलोगे भैया बार बार सॉरी बोलते हो। भाई पता है बहुत सारा काम हो रखा है, टेस्ट का काम चल रहा है, नोट्स बनाने का काम चल रहा है, अभी एक नया बैच एनडीए का शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, मतलब उनके नोट्स वगैरह के लिए। तो बहुत सारा काम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको 2 या 3 दिन बीच में नुकसान थोड़ा सा झेलना पड़ा, पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लास कंटिन्यू हो चले। अगर बीच में 1-2 दिन क्लास मिस होती है और तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। बाकी रेगुलर थोड़ा सा रूटीन बनते साथ ये रेगुलर चीज़ें हो जाएंगी। बस अब आप लोग उत्तर वेद के ना लगभग लास्ट में मैं बताने वाला हूँ तुम्हें। उत्तर वेद लास्ट करते साथ हम लोग एंट्री करेंगे बुध काल में, यानी महाजनपद काल में। उस महाजनपद काल से फिर तो हम एक एक जनपद के बारे में पढ़ते चलेंगे, उसे समझते चलेंगे और चीज़ें निपटती चलेंगी। तो जो वैदिक काल है ना, यही थोड़ा सा आपका थोड़ा धर्म के साथ रिलेट करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है, कहीं यार कुछ चीज़ ऐसी ना हो कि वो धर्म के अलग चली जाए, है ना। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग गया, जिससे मुझे आपकी 1-2 दिन वीडियो वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग पाया, और साथ में काम भी और भी दूसरे चल रहे हैं, है ना, इसलिए। पर अब कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर मिलती रहे। तो कल भी मिलेगी वीडियो, परसों नरसों डेली मिलेंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे आज उत्तर वैदिक काल का सामाजिक स्थिति। आर्थिक स्थिति आपने पढ़ ली थी, जो चीज़ यहाँ से बचेंगी उनको मैं सबको क्वेश्चन में कवर करूँगा। जैसे मैंने ऋग्वेद के सभी चीज़ आपको बताई, इसी प्रकार मैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड में मेरी क्लास होगी, उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कि सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, यानी कि गायन कहाँ है, सामवेद में। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना। यजुर्वेद में क्या है, ये सारी चीज़ें, यजु का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ क्या होता है, अथर्ववेद का क्या अर्थ होता है, ऋग्वेद का मैंने बताया था जब मैं ऋग्वेद पढ़ा रहा था। तो एंड में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, इन सबको लास्ट में एक बार और लिखा करके बता दूंगा क्या क्या चीज़ें थी। तो आज जो हमें बात करनी है वो करनी है उत्तर वैदिक काल के समाज पे। अच्छा, समाज पे अगर बात करनी है तो हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो उसी के बारे में अगर मैं बात करूँगा उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में, तो अभी आपको पता चलेगा वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में कैसी थी और यहाँ पे कैसी आई वर्ण व्यवस्था। महिलाओं की स्थिति कैसी थी और यहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या है, कैसी आई। तो ये चीज़ किसमें देखेंगे, समाज में। लेकिन उसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं हमारे आज के 2 क्वेश्चंस, उनको पहले हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है। क्वेश्चन है, देखना सब लोग कि ठीक दिख रहा है आप लोगों को। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है बकरी के लिए। मेरे हिसाब से आपको तो इसका आंसर ऐसे ही रट जाना चाहिए और सीधा आपको बता देना चाहिए बिना ऑप्शन लिए ही। ऐसे तैयारी करो। अघन्य किसके लिए है, बकरी के लिए। दूसरा है गाय के लिए, गाय। तीसरा है ऑप्शन हाथी के लिए, और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है बच्चों आपका घोड़े के लिए, घोड़े के लिए। अब आप ये देखो, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। अघन्या का मतलब मैंने बताया था, ना मारे जाने योग्य है, और ना मारे जाने योग्य क्या थी, गाय थी बच्चों, गाय का। तो आंसर आएगा गाय, यानी बी। मेरे हिसाब से आप सबने बिल्कुल ठीक बताया होगा, तो आंसर आया गाय। सही है। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्लियर हुआ ये वाला? स्क्रीनशॉट इसका ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है। अब देखो, इसे ना अलग अलग तरीके से पूछा। एक क्वेश्चन पूछा कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसको संदर्भित है। अघन्या किसको, तो अघन्या गाय को। तो मैंने बताया था अच्छे से, अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है, गाय के लिए किया गया है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा अघन्या शब्द, तो सीधा बताएंगे गाय। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन्हें नोट करते चलना। वैदिक कर्म कांड में होत्र का संबंध किससे है।
वैदिक कर्म कांड में होत्र का संबंध किस से है। होत्र को कई बार इस होत्र को होता भी लिख देते हैं, होता भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होत्र मैं यहाँ पे कर देता हूँ, होत्र बोलो या होता, ये भी कह देते हैं, ठीक है, होत्र या होता, पढ़ा रखा था। ऑप्शन है आपको, मतलब वो ये कह रहा है वैदिक कर्मकांड में। अच्छा, कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड, कर्मकांड मैंने बताया था, कर्मकांड आपके कार्य को करने की पद्धति, जैसे पूजा करने की पद्धति की धूपबत्ती जलाना, जोत जलाना, है ना, ये क्या है? कर्मकांड है। समझ में आ रहा है? जैसे मंदिर जाना, ये क्या है? कर्मकांड है। यज्ञ करना कर्मकांड, जिस चीज को आप करते हैं वो आपके कर्मकांड है। समझ में आ रहा है? तो यह है कर्मकांड। तो वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध किससे है? तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दिया है ऋग्वेद से है। होत्र का संबंध किससे? ऋग्वेद से बोल रहा है। बी ऑप्शन क्या रहा है? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। सी ऑप्शन क्या रहा है? सामवेद से। एंड में सभी वेदों के बारे में एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा बिल्कुल भी, सामवेद में। और डी ऑप्शन कहता है आपका अथर्ववेद में। तो मेरे हिसाब से ये भी आपने बिल्कुल ठीक ही किया होगा कि मैंने बताया था ऋग्वेद के उच्चारण करने वालों को हम क्या कहते थे? होत्र कहते थे या होत्रा कहते थे। तो आंसर इज आपका ए। तो वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अच्छा, जब मैं ये क्वेश्चन दूं तो आप जब बैठो तो ध्यान रखो, खुद ही बताओ भाई इसका आंसर तो ये होगा। इससे पता चलेगा आपको कि आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। समझ में आया? तो होत्र संबंध मतलब होत्र से हो गया ऋग्वेद का संबंध। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी मैंने आपको लिखवा रखे हैं, उनका रिवीजन करेंगे, अगली बार मैं पूछूंगा, ठीक है। मैं पूछता ही हूँ आप लोगों से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका आप मुझे बता के रखेंगे कि इनमें किससे संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ये भी अच्छा है। हाँ, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? ऐसे मान लो, मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? ऑप्शन है ये आपके सामने। पहला ऑप्शन है बच्चों भूमि को, ऋग्वेद की बात चल रही है। बी ऑप्शन है आपको गाय को। सी ऑप्शन है आपका स्त्रियों को। और डी ऑप्शन है आपका जल को। किसको? जल को। तो अब आप ये भी मुझे बताएंगे, मैंने आपको खूब अच्छे से पढ़ा रखा है, ऋग्वेद में मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो आंसर है बी। मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही मन में सोचा होगा, तो आंसर है बी। बताया था मैंने कि ज्यादातर चीजें किसके लिए की जाती थी? गाय के लिए की जाती थी। युद्ध भी किसके लिए लड़ा जा रहा है? गाय के लिए लड़ा जा रहा है। व्यापार के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं? गाय का यूज कर रहे हैं। गवयतु शब्द का यूज था, गवष्टि शब्द का यूज था, गवयतु का यूज था, गोधुली का यूज था, है ना। तो बहुत सारी चीजें गाय से ही लिंक होती थी, इसलिए आंसर इज आपका बी, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं करंट का, जो आपको करके लेकर आना है। क्वेश्चन है बच्चों, BNS भारतीय न्याय संहिता, BNS भारतीय न्याय संहिता। अब क्या तोड़ोगे तुम लोग हैं? शांत नहीं रह सकते हैं? BNS भारतीय न्याय संहिता, आप लोग यहाँ ध्यान दो यार, ये तो करते रहते हैं गड़बड़ कुछ ना कुछ। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, BNS बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, इंग्लिश में BNS। भारतीय न्याय संहिता को कब से लागू किया गया है? को कब से लागू किया गया है? ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑप्शन है आपके पास 1 जुलाई 2024, बी ऑप्शन है 2 जुलाई 2024,
2 जुलाई 2024। सी ऑप्शन है आपके पास 5 जुलाई 2024 और डी ऑप्शन है आपके पास 1 जुलाई 2023। तो आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता को कब से लागू किया गया था? ऑप्शन है 1 जुलाई 2024, 2 जुलाई 2024, 5 जुलाई 2024 और 1 जुलाई 2023। ये आंसर आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के पेपर का अनाउंसमेंट हुआ है कि वो अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा। तो यूपीएसआई में एक चैप्टर मेंशन किया गया है, मतलब बताया गया आपके सिलेबस में, मूल विधि और संविधान। उसी मूल विधि में मैं बच्चों को मूल विधि पढ़ाऊंगा जो ऑफलाइन बैच है, और उसी मूल विधि को मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मूल विधि में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मूल विधि क्या चीज़ बताती है मूल विधि के बारे में, मूल विधि क्या होती है ना, और संविधान क्या होता है। तो इसके लिए मैं मूल विधि पे आपकी वीडियोस बना के डालूंगा, आप मूल विधि वहाँ से पढ़ना। तो ये भी जो भारतीय न्याय संहिता है, ये भी हमारा उसी का एक भाग है। इसी के साथ में आपको पता चलेगा, इसी बीएनएस के साथ आपको पता चलेगा आईपीसी, सीआरपीसी ये कैसे खत्म हुए और इनके स्थान पर कैसे बीएनएस आया, इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन मैंने बीएनएस का इसलिए डाला यहाँ पर क्योंकि अब यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की बात बता रहे हैं कि वो आएगा, तो मैं उसकी क्लासेस अलग से स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको खूब अच्छी समझ होगी पढ़ने में और आपके पेपर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो इसका आप मुझे आंसर बताएंगे और कल मैं इसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बता देता हूं। वो था मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो उसमें 9 बाघ अभ्यारण्य हैं अब तक के। कितने? 9। इसमें लड़की है कल्पना, वो पढ़ती है हमसे, तो उसने बिल्कुल सही आंसर बताया, वो लड़की बिल्कुल सही बताती है। उस लड़की से मैं कहना चाहूँगा, बेटा 2 दिन वीडियो नहीं मिली, उसके लिए सॉरी, आपको स्पेशल सॉरी क्योंकि आप वो अच्छे से देखती हो, कमेंट भी करती हो, सारी चीज़ें करती हो, तो अब से रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। थोड़ा काम ज़्यादा हो रखा है बस मेरे ऊपर, इसलिए 1-2 दिन में वीडियो डाल नहीं पाया, 1 दिन की बात बीच में और होगी, अदरवाइज आपके पास सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या है। अब हम चलते हैं आगे वाली चीज़ पर अपनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा उत्तर वैदिक काल का समाज। तो हेडिंग डाल देंगे सभी लोग समाज। इस समाज में जो हमें पढ़ना है, इस समाज को 2 भागों में बांट के पढ़ना है। 2 भाग कैसे? जैसे आपको मैंने बताया था कि मैंने आपको ऋग्वेद का पहले राजनीतिक विस्तार बताया, फिर उसी के साथ उसमें प्रशासनिक बताया, फिर उसी के साथ मैंने उसका आर्थिक बताया, फिर उसके साथ मैंने उसका समाज बताया, फिर उसके बाद मैंने उसका धर्म बताया। अब जब मैं उत्तर वेद चल रहा हूँ तो उत्तर वेद में मैं ऋग्वेद को कंपेयर करके चल रहा हूँ, जिससे आपको जरा सी भी प्रॉब्लम ना हो। जब मैं एंड में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इसके और फैक्चुअल डिस्कस करूँगा, तब आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। फैक्चुअल बातें मैं बिल्कुल एंड में डिस्कस करूँगा, पहले कंसेप्चुअल बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो यहाँ पर मैंने डाला ऋग्वेद और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ उत्तर वेद। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं समाज की बात करूं तो ऋग्वेद जो था, इस ऋग्वेद का टाइम पीरियड अब आपको याद हो जाना चाहिए, 1500 से लेकर के कितना था, 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वेद का जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि उत्तर वेद में 3 वेद पढ़ने हैं हमने, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिख नहीं रहा हूं मैं, जब एंड करूंगा मैं अपनी क्लास का तब लिखूंगा वहां पर अच्छे से। तो उत्तर वेद का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस पे देखते हैं, और इसी में चलो मैं लिख ही देता हूँ, इसी में मैं 3 वेद आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल एंड के अंदर। यहीं पर आएंगे हमारे यजुर्वेद, शॉर्ट लिख रहा हूँ, यजुर्वेद दिख रहा है सबको, एक बार देख लो, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। कभी आ जाए कि तीनों वेदों का जिक्र किसमें है, तो उत्तर वेद में, और ऋग्वेद का जिक्र किसमें है, ऋग्वैदिक काल में। इतना समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसी हिसाब से आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं। फिर मैं बताता हूँ इसका समाज क्या था और इसका समाज क्या था। समझ में आया? ठीक से देखो बच्चों, अब यहाँ पे समझना, ऋग्वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज। समाज समझना, समाज के अंदर हम किस किस को देखते हैं? समाज में हम देखते हैं कि वहाँ पर कैसे तो लोग रहते थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कामकाज की स्थिति कैसी थी, तो उन चीज़ों को हम किस में देखते हैं? समाज में। तो अगर ऋग्वैदिक समाज की आप बात करें तो वहाँ पर जो समाज था वो कबीले टाइप समाज था, कबीले वाला समाज था।
और ये जो ऋग वैदिक आर्य जिन्हें हमने बोले, तो ये ऋग वैदिक आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ऐसा ज़्यादा माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, ऐसा माना जाता है। तो ऋग वैदिक समाज में जो कबीलाई व्यवस्था थी, उस कबीलाई व्यवस्था का यहाँ विघटन होने लगा उत्तर वैदिक काल में। पहला पॉइंट तो इसको समझना, ठीक है। अच्छा, समाज और अर्थ ये एक दूसरे के कोरिलेशन में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ के चलते हैं, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। इसलिए जैसा जैसा हमने आर्थिक में पढ़ा, उसी के हिसाब से हमें सामाजिक क्लियर करना है। तो यहाँ का जो समाज था, इस समाज में पहली बात आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो वर्ण शब्द है, समाज के लिए जो वर्ण शब्द है, उस वर्ण शब्द का उल्लेख यहाँ पे रंग के लिए भी किया गया है। जैसे वर्ण शब्द का उल्लेख जो है वो रंग के लिए हुआ, क्योंकि जो आर्य थे उन आर्यों के लिए कहा जाता है वो गौर वर्ण के थे, मतलब गोरे रंग के थे। तो इसलिए वर्ण शब्द का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, एक तो वो रंग को दिखा रहा है, और साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीता तो ये पेशे से लिंक हो गया। किससे? पेशे यानी काम से। ये वाली बात मैंने बताई थी। तो समाज कैसा था आप समझे? ऋग्वैदिक जो आर्य थे, वो ऋग्वैदिक आर्य जो रहे थे वो मध्य एशिया से आए थे। अब जरा समझना, मध्य एशिया से कैसे है? ऐसे कहा जाता है कि मध्य एशिया में जैसे बहुत ठंड पड़ती थी, ठीक है, तो उस ठंड से ये लोग माइग्रेट करते थे, उस ठंड से बचने के लिए माइग्रेट करते थे, कुछ ऐसा कहा जाता था। कुछ ये भी कहते हैं कि जो मध्य एशिया था, वहाँ पे जो घास होती थी, जब वो घास वहाँ की सूख जाती थी तो ये अपने पशुओं को पशुचारण करते थे। मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण का यहाँ पर ऋग्वैदिक में, है ना। तो पशुचारण के लिए ये नीचे की तरफ उतर आते थे। तो मध्य एशिया से अपने पशुओं को चराने यानी पशुचारण के लिए नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाते थे। तो कुछ कारण इनके माइग्रेट का था, एक तो क्या कि ठंड बहुत पड़ना, और दूसरा था पशुचारण, उसके लिए माइग्रेट करते रहते थे। और इसी स्थिति में ये कहाँ पर आके बसे? ये आकर बसे कहाँ पर? हमारे भारत में। इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे, इन पे क्या थी? वर्ण व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। पहले इस चीज को समझिए, कर्म आधारित यानी जिसका जैसा काम उसका वैसा ही बता देते थे, उसकी वैसी ही क्या है? जाति है, या उसकी वैसी कैटेगरी है, यहाँ पर ऋग्वैदिक समाज में। इधर अगर हम देखें उत्तर वैदिक समाज में, तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो वर्ण व्यवस्था हो गई थी जाति आधारित। जाति मतलब कि जन्म आधारित, यहाँ पर हो गई थी जन्म आधारित। तो यहाँ का जो समाज था वो कर्म आधारित समाज हुआ, और यहाँ का जो समाज हुआ वो धर्म आधारित समाज हुआ एक तरीके से। यानी कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित या जाति आधारित कहाँ हुई? उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में कैसे थे? वो कर्म आधारित थी। यहाँ पर जो हमें मिलते हैं, 3 वर्ण मिलते हैं, 3 वर्ण। एक मिलता है, मतलब यहाँ पे मान लो पुरोहित, एक मिलता है राजन्य, और एक मिलते हैं यहाँ पर शेष। इनके अलावा जो बचे वो शेष होंगे। तो ऐसे 3 वर्ण दिखाई दिए। व्याख्या एक तरीके से ऐसे 3 वर्ण माने इसकी, कि एक मिले पुरोहित, एक मिले राजन्य, और एक मिलेकर इनके अलावा जो बचे शेष। पुरोहित की अवधारणा कैसे है? इस पुरोहित की अवधारणा समझो। पुरोहित का मतलब होता था एक तरीके से, आगे जाके पुरोहित को ब्राह्मण भी कहा गया है। पुरोहित को क्या कहा गया? ब्राह्मण भी कहा गया है। तो पुरोहित की जो अवधारणा विकसित हुई वो आगे विकसित हुई ब्राह्मण में, ठीक है। और जो राजन्य हैं वो लगभग एक तरीके से ऐसे मान ले, जो क्षत्रिय हैं वो राजन्य बोल देते थे उन्हें, ठीक है। बाकी जो शेष बचे वो सब अलग हुए इनसे अलावा। तो ये हो गए 3 वर्ण। अब ऋग्वेद में चौथे वर्ण का जिक्र नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझना, जब मैं एंड क्लास लूंगा उसमें फैक्चुअल पॉइंट कवर कराऊंगा। ऋग्वेद में चौथे वर्ण का जिक्र नहीं आता। फिर भी ऋग्वेद के अंदर, आप समझिए ध्यान से, ऋग्वेद के अंदर जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में चौथे वर्ण का जिक्र है। ये मैंने पढ़ाया था आपको, ऐसे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उसमें चौथे वर्ण शूद्र का जिक्र किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, मैंने बोला है, आप लोग लिख लेंगे वीडियो को रोक करके। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का जिक्र मिलता है। अब जरा समझना, जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया। जब वो बाद में जोड़ा गया तो चतुर्थ वर्ण यानी 4 वर्णों की व्याख्या भी बाद की मानी गई। इसलिए जो चतुर्थ वर्ण था शूद्र वाला, ऐसा कहा गया कि इसकी व्याख्या उत्तर वैदिक काल में हुई होगी, यानी कि वो बाद में जोड़ा गया। तो कहने का मतलब है कि एंड तक आ गया होगा,
काम करते 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 वो समय एंड आ गया और उस समय उत्तर वैदिक काल लग गया होगा। तो इसलिए जो 4 वर्ण व्यवस्था हम देखते हैं वो देखते हैं कंप्लीटली ठीक तरीके से कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर 4 वर्ण व्यवस्था हो गई, ठीक है। और उन 4 वर्ण व्यवस्था में कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण व्यवस्था क्या थी, जन्माधारित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनका मतलब समझ लो। ब्राह्मण वो जो यज्ञ यानी पूजा पाठ जैसी पद्धति को जो कराते थे उनको ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह करते थे उनको क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा गया। और शूद्र उन्हें क्या कहा गया, जो इन तीनों की सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। ऐसे समझेंगे, अभी समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो पहले इन चीज़ों को समझ ले। वहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी और यहाँ कर्म आधारित, और यहाँ पे जो समाज हुआ वो वर्ण व्यवस्था हुई जाति आधारित या जन्म आधारित। तो पहला पॉइंट ये बनेगा कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित कहाँ पे थी, तो उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित कहाँ पे थी, ऋग वैदिक काल में। इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो ब्राह्मण हो गया, अगर कोई क्षत्रिय भी यज्ञ करवा रहा है तो वो भी ब्राह्मण कह दिया जाता था। कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि कर्म आधारित थी। और उत्तर वैदिक काल में समझो, उत्तर वैदिक काल में अगर ब्राह्मण का बेटा है और अगर वो नौकरी भी कर रहा है, अगर वो युद्ध भी कर रहा है, तो दैट मीन्स वो ब्राह्मण ही है, क्योंकि अब वो जन्म आधारित हो गया है। अब क्षत्रिय का बेटा अगर गीता पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है, अब वो क्षत्रिय ही है। और पहले क्या होता था कि क्षत्रिय का बेटा गीता पाठ कर रहा है तो ब्राह्मण हो गया। कर्म आधारित, पहले कर्म से चलता था, ऋग वैदिक काल में कर्म से चलता था, और उत्तर वैदिक काल में वो जन्म से चल रहा है। एक सीक्वेंस को पकड़ना, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी इसलिए इसका आधा पाठ मैं आपको कल दूंगा, यानी बुधवार में। एक बार पाठ मंगलवार को मिलेगा और एक बुधवार को मिलेगा। तो समझेंगे ध्यान से मैंने क्या बताया, क्योंकि इसमें एक चीज मैंने मिस करी है जानबूझ के, कि कैसे कैसे समाज बढ़ना शुरू हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में कैसी नस्ल थी, बाद में कैसी नस्ल हुई, उसको मैंने छोड़ा। अगर मैं उसको आज डिस्कस करता तो फिर आप लोग जो मेन चीज़ थी उस समझ से दूर हो जाते और थोड़ा बोर हो जाते, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा। तो आप समझेंगे, यहाँ बताइए वर्ण व्यवस्था, कबीलाई व्यवस्था थी यहाँ पर समाज में, यहाँ कबीलाई व्यवस्था विघटित हो गई, पहला पॉइंट। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ण का जिक्र मिलता है लेकिन वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। और यहाँ पर जो चौथा वर्ण है उसका जिक्र मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। पर जो चतुर्थ वर्ण व्यवस्था आपको ठीक से दिखाई देती है उत्तर वैदिक काल में। तो चतुर्थ वर्ण व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है, यहाँ पर चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या बताया गया कि ये जन्म आधारित हो गई, ना कि कर्म आधारित है। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। अब यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, याद करो समाज में मैंने बताया था महिला सभा समिति में एक तरीके से चले जाते थे, भाग ले लेते थे। महिलाओं का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार होता है जब बच्चे के गले में जनेऊ डाला जाता है और वो उसे यज्ञोपवीत बोलता है, यज्ञोपवीत। और जब वो अपने गुरुकुल में जाना शुरू करता है, पढ़ाई लिखाई शुरू करता है, अपने ग्रंथ पढ़ने शुरू करता है, उसको सिखाया जाता है, दैट मीन्स उसको स्कूलिंग शिक्षा कराई जाती है। जब उसे स्कूल भेजा जाता था पुराने जमाने में, जब कहा जाते थे उसे स्कूल यानी गुरुकुल जब भेजा जाता था तब उसका उपनयन संस्कार करते थे। समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति डाउन हुई, ज्यादा डाउन नहीं, थोड़ी डाउन हुई। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति डाउन, यहाँ पे मैंने डाउन लिख दिया, यानी कि हल्की सी महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ। उपनयन संस्कार यहाँ पे महिलाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ पे महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार होता था, यहाँ पे महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर हमने समाज में ये देखा कि भाई चतुर्थ वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई थी, जन्माधारित हो गई थी। यहाँ पर जो चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है शूद्र का, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। यहाँ पे कबीलाई व्यवस्था थी, यहाँ पे कबीलाई व्यवस्था का विघटन शुरू होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पर उपनयन संस्कार होता था महिलाओं का, यहाँ पर उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इस तरीके से समाज ने बढ़ना शुरू किया। तो उत्तर वैदिक काल के समाज में आप इतनी चीज़ों को समझ के रखेंगे। उसके बाद मैं इसके समाज की और बातें आपको क्लियर करना शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अपनी जो अगली क्लास होगी मैं इसी महिलाओं से आगे चलूंगा कि कौन कौन सी महिलाएं इसमें दिखाई दी। तो इसे मैंने 2 पार्ट में बांट के पढ़ाया है, यानी जो सेकंड क्लास अब मैं लूंगा उस क्लास में इससे आगे आपको बताना शुरू करूंगा। इतना ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, इसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया, तीनों वेद कहाँ थे ये मैंने बता दिए, कबीलाई व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। अगर अब आप देखें ध्यान से तो ऋग्वैदिक काल के देखो
राजनीतिक स्थिति वो थी सप्त सिंधु प्रदेश, और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति गंगा यमुना दोआब। फिर उसकी आर्थिक स्थिति, मुख्य पेशा पशुचारण, उत्तर वैदिक काल का मुख्य पेशा कृषि। ऋग वैदिक काल का समाज वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित, और उत्तर वैदिक काल का समाज वर्ण व्यवस्था जाति या जन्म आधारित। ऋग वैदिक काल महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी थी, और इस मतलब महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और उत्तर वैदिक काल महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी कम हुई, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी सी कम हुई। उपनयन संस्कार महिलाओं का प्रतिबंधित किया गया ऋग वैदिक काल में, यहाँ पर नहीं किया गया, सॉरी प्रतिबंधित नहीं किया था यहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। थोड़ी आज स्पीड तेज हो गई होगी मेरी, पर आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे पढ़ेंगे, और जब मैं धर्म पढ़ाऊंगा उस धर्म में सारे वेद एक साथ कराकर, उसके फैक्चुअल पॉइंट एक साथ कराकर, और फिर इसके क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे फिर देखना एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। गायत्री मंत्र ये सब बताया था धर्म में, उसी मंत्र के साथ मैं उत्तर वैदिक का जब धर्म पढ़ाऊंगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चारों वेद ऐसे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। तो इसको नोट्स बनाना अच्छे से, यहाँ तक पढ़ना और यहाँ पे छोड़ देना, इसके आगे वाला कल से लिखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।